वहाँ पे लोग 5 साल 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे थे, आज इंटरव्यू करा के उनको निकाल दिया गया। 20-20 साल के लोगों को, 62 साल की आयु वाले लोगों को निकाल दिया गया। अब उनके परिवार का क्या होगा? तो भारत माता की संपत्तियों का जो 1% लोग सबसे ज़्यादा सदुपयोग कर रहे हैं, 1% लोगों जिनकी 70% पे पकड़ है, जो 70% संसाधनों के मालिक हैं, क्या उनकी भारत माता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? जितने भी नए स्टार्टअप्स थे, क्योंकि आपको काम करने का माहौल, काम करने का तरीका, काम करने के लिए व्यवस्था नहीं है, वो डूब जाते हैं। और बेरोजगार होने की स्थिति में नौजवान नशे में जा रहा, डिप्रेशन में जा रहा, अपराध में जा रहा, और कुछ नहीं दिख रहा तो आत्महत्या कर रहा। बहुत बड़ा डेटा है एनसीआरबी का। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको बताना चाहूँगी कि चुनाव आने वाले हैं। 2024 के चुनाव तो नज़दीक हैं, 23 में भी हैं, और साफ तौर पर इनकी तैयारी, सबसे पहला जो वादा आपसे किया जाता है, या फिर यूँ कह लीजिए जनता अब उन्हें जुमले बताती है कि आपको रोज़गार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, महंगाई कम होगी। ये तमाम वादे जो सत्ता पक्ष के तमाम लोग आपसे करते हैं, लेकिन सवालात ये हैं कि क्या रोज़गार के वादे के बाद, सत्ता में आने के बाद आपको सच में रोज़गार मिलता है? इस वक्त मेरे साथ दो लोग हैं और दोनों ही बेहद दिग्गज हैं, जाने माने हैं। एक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं तो दूसरे एक्टिविस्ट हैं। सरकार की बेरोजगार की नीति या रोजगार की नीति कितनी खोखली है, आप साफ तौर पर, सीधे तौर पर बात करूंगी। क्या नाम है सर आप? मैं डॉक्टर संत प्रकाश हूं और पिछले 4-5 सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एडहॉक की समस्या है, एडहॉकिज्म है, उसके लिए और एडहॉक को न्याय दिलाने के लिए उनके समायोजन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और आज के समय में जो पिछले 40 सालों का अगर हम डेटा देखें, 30-40 सालों का, तो बेरोजगारी सबसे चरम पे। और आज के समय में हर युवा को कहीं ना कहीं रोज़गार की सख्त ज़रूरत है। तो इसी संदर्भ में हम एक आंदोलन, प्रवीण जी हमारे साथ हैं, और एक शुरुआत हो चुकी, एक छोटे स्तर से शुरुआत किया। आज के समय में हम लोगों ने इसको अभी 9 जुलाई को हम जंतर मंतर पर जनसंसद करने जा रहे हैं और इसको हम राष्ट्रव्यापी बनाना चाहते हैं। और सरकार से, देश की सरकार से, दिल्ली की सरकार से हमारी यही मांग है कि जो मिनिमम वेजेज का सवाल है, एक जो लाइफ विद डिग्निटी का सवाल है, वो रोज़गार से ही होगा और इस रोज़गार को पैदा किया जाए। रोज़गार के लिए सरकार जो राइट टू वर्क है उस कानून को पास करे, और इसकी ये बड़े आराम से हो सकता है, और इसके लिए सरकार को विचार करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो रही बात, जैसे हम कह रहे हैं कि एक वोट एक रोज़गार, इस देश में हर व्यक्ति, जो भी वोटर है, वो एक वालिग है और उसको रोज़गार की सख्त ज़रूरत। अगर उसके पास रोज़गार नहीं है तो स्वाभाविक बात है कि आज के समय में हम कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, और विश्वगुरु जो देश है वहाँ पे अगर बेरोज़गारी की समस्या होगी तो स्वाभाविक बात है क्वेश्चन मार्क निकलता है, क्वेश्चन मार्क उठता है। तो इसको, इस समस्या के सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। लोगों ने, सरकार दावे तो कर रही है कि हर साल तकरीबन 2 करोड़ रोजगार दिए जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सरकार दावे कर रही है। अच्छा, दावे और हकीकत में अंतर होता है या नहीं होता है? स्वाभाविक बात होता है। तो जो हमारे पास डेटा हैं, जो आंकड़े हैं, वो कुछ उलट बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये डाटा आपके पास भी होगा और सरकार के पास भी होगा। सरकार जहाँ से बता रही है वहाँ से। और दूसरी चीज़ है कि गुणवत्ता वाले रोज़गार की भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सरकारी क्षेत्र की बात है, कृषि क्षेत्र की बात कर लो, निजी क्षेत्र की बात कर लो। सरकारी क्षेत्र में जितने जॉब है, मैं नहीं कहता कि सरकारी क्षेत्र सबके रोज़गार की पूर्ति कर सकता है, नहीं कर सकता। जितनी जॉब है उसमें उसी को सही तरीके से भरा जाए। अब क्या हो रहा है, सरकारी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट से भरा जा रहा है, वो जो कि गलत है। कॉन्ट्रैक्ट से नहीं भरा जाना चाहिए, और जिन लोग को संविदा पे जो भी लोग हैं, अगर वो योग्य हैं तो उनको वहीं अस्थायी किया जाए। संविदा पे भर्ती करने का या कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करने का नुकसान क्या है? जी देखिए, नुकसान तो बहुत बड़ा है। आज के समय में मैं आपको दिल्ली विश्वविद्यालय का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वहाँ पे लोग 5 साल 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे थे, आज इंटरव्यू करा के उनको निकाल दिया गया। 20-20 साल के लोगों को, 62 साल की आयु वाले लोगों को निकाल दिया गया। अब उनके परिवार का क्या होगा? आज आपने डेटा दे दिया कि हमने 5,000 को जॉब दिया है, 5,000 5 साल रखिए, दूसरे 5,000 को 5 साल दे दीजिए। ये 5 साल वाले कहाँ जाएंगे? दिल्ली विश्वविद्यालय में एक एडहॉक शिक्षक जिसको निकाल दिया गया हिंदू कॉलेज से, उसने सुसाइड कर लिया। अब बताइए, यही सबसे बड़ा घाटा है कि 5 साल बाद आपने तो अपना डेटा बरकरार रखा कि हमने 5,000 को जॉब दिया है, लेकिन फिर 5 साल बाद वो बाहर जाएगा, सुसाइड करेगा।
अच्छा, ये डेटा जो आपको बता रहे हैं ये मैंने भी पढ़ा है साफ तौर पर। जिस कदर 2014 के बाद कहा गया था कि अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन अफसोसन बेरोजगारी और भुखमरी का डेटा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और ये जो इन्होंने बात कही कि कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है, जो लोग 15 साल अपनी नौकरी को दे चुके हैं, अचानक से अगर उन्हें हटा दिया जाएगा तो उनके लिए तो ये स्वीकार कर पाना भी असंभव जैसा है कि अब वो नौकरी में नहीं है और अन्य रोजगार ढूंढना कितना मुश्किल है, आप सभी जानते हैं। जी। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता कि सबको रोज़गार सरकारी मिल सकता, नहीं मिल सकता, लेकिन जितना है आप उसको सही तरीके से भरिए। एसएससी जीडी की बात सुना होगा, कुछ दिन पहले कुछ युवा नागपुर से चल के दिल्ली पैदल आ रहे थे और उनको बहुत प्रताड़ित किया गया, उनको उठा के फेंक दिया गया, उनको जेलों में बंद किया जाता रहा, लेकिन वो आए, दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश किया, नहीं पहुंच पाया, अलग बात है। लेकिन क्यों आए? क्योंकि उनकी नियुक्तियां हुई, रिजल्ट आ गया, उनको ज्वाइनिंग ही नहीं दी गई। तो ये सब चीज़ें जो होनी हैं बंद होनी चाहिए। जो एक तरीके से जो पेपर लीक हो जा रहा है उससे कितना मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है, परीक्षाएं डिले हो रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो जो सरकारी क्षेत्र में नौकरियों में हो सकता है उसको किया जाए। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में, जैसे गार्ड की नौकरी, गार्ड की नौकरी भी एक रोजगार है, लेकिन गार्ड की तनख्वाह अगर रियल सेंस में मिनिमम वेज है, अगर 20,000 रुपये, 18,000 रुपये, उसको मिलता कितना है? आप जाके उस गार्ड से पूछिएगा कितना मिलता है। वो एक तरीके से सीधे सीधे लूट है। 12,000 मिलता है। आप समझ सकती हैं, आप खुद बता रही हैं 12,000 मिलता है, क्योंकि आप पत्रकार हैं और आप घूम रही हैं। तो एक जो बड़े लेवल पे करप्शन चल रहा है, सीधे सीधे डाला जा रहा है एक आदमी की जेब से उसकी मेहनत की कमाई को छीन करके किसी के, ये क्या है? तो जो प्राइवेट सेक्टर में है, जो वहाँ लूट है, उसको भी देखना चाहिए। और जो कृषि क्षेत्र में, और एक तरीके से हम जो बात कर रहे हैं एक वोट एक रोजगार की, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हम सब भारत माता की जय करते हैं, तो भारत माता के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं है? भारत माता के प्रति, क्योंकि भारत माता में हमारा अंश है और हम में भारत माता का अंश है। तो भारत माता की संपत्तियों का जो 1% लोग सबसे ज़्यादा सदुपयोग कर रहे हैं, 1% लोगों जिनकी 70% पे पकड़ है, जो 70% संसाधनों के मालिक हैं, क्या उनकी भारत माता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर वो अपने संपत्ति का थोड़ा सा हिस्सा बढ़ा के अगर भारत माता की सेवा कर दें तो ये बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी। ये एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं साफ तौर पर। जिस प्रकार से ये बेरोजगारी की समस्याएं और आंकड़े बता रहे हैं, आप खुद ज़मीनी स्तर पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, क्या नज़र आता है आपको? हर घर में हर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी बेरोजगार है। एक आदमी का परिवार है, उसमें 4 लोग हैं, 3 बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारी का आंकड़े की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपने घर में देख ले, उससे पता चलेगा कि देश में कितनी बेरोजगारी है, गांव में कितनी है, शहर में कितनी है। और लोग ऐसा नहीं, काम नहीं करना चाहते। सब नौजवान कॉलेज जा रहे हैं, सोच रहे कि अब पढ़ लिख के सीख के मुझे डिग्री मिल जाएगी, मैं योग्य हो जाऊंगा, उसके बाद मुझे काम मिलेगा। लोगों ने बीटेक की डिग्री ले ली, MBA कर लिया, ITI कर लिया, लड़कियां नर्सिंग कोर्स कर रही हैं, लोग जो है पत्रकारिता का कोर्स कर रहे हैं। चारों तरफ कोर्स करने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद कोई काम नहीं। तो सरकार कहती है कि रोजगार कब तक आप ढूंढते रहेंगे, अब तो आपको रोजगार देने वाला बन जाना चाहिए। हाँ, हम देने वाला बनना चाहते हैं। देने वाला बनने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए ना। आत्मनिर्भर भारत में फोकस करिए। हाँ, हम मोदी जी से कह रहे हैं, हम लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, हम बिल्कुल भी किसी टैक्स पेयर के पैसे पे निर्भर नहीं होना चाहते। पर हम काम शुरू कैसे करें? काम शुरू करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए, देखिए 2 तरह के लोग काम करते हैं, जिसके पास पुश्तैनी पैसा हो या फिर हम लोन ले लें। पुश्तैनी पैसे वाले कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? बहुत कम लोग। और हमारे घर के लोग थोड़े कहते कि जाओ बिजनेस कर लो, हर कोई डरता है ना, कोई माँ बाप पैसा नहीं देता है किसी बच्चे को। तो ऐसी स्थिति में लोन की जो व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। लोन जो मिलता है, बैंक मैनेजर घूस खाता है, बैंक मैनेजर के साथ एक टाउट होता है, वो पैसा अगर आप लोन लेने जाइए वो वहाँ पे खाता है। अब उसके बाद अगर हमने सड़क पे ले दे के उसको घूस दे के लोन भी ले लिया, मतलब यहाँ हिंदुस्तान में लोन लेने के लिए भी घूस देना पड़ता है। और वो देने के बाद हमने रेहड़ी पटरी लगा ली, सड़क पे एक ठेलिया लगा लिया, ठेलिया के लिए पुलिस आएगा अलग पैसा लेगा, MCD वाला आएगा अलग पैसा लेगा। भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं साहब। भ्रष्टाचार का उजागर, उसके बाद वो जो काम है, धंधा है, वो डूब जाता है। देश में देखिए ना, अभी बाइजू जैसी बड़ी कंपनी, शिक्षा के नाम है ना, शिक्षा के ऊपर, बाइजू डूब गया। अनअकैडमी है, डूब गया। जितने भी नए स्टार्टअप्स थे, क्योंकि आपको काम करने का माहौल, काम करने का तरीका, काम करने के लिए व्यवस्था नहीं है, वो डूब जाते हैं। अच्छा, तो जो आप लेकर आए हैं एक वोट एक रोजगार, ये जो जन आंदोलन है जिसपे आप तमाम बैठकें कर रहे हैं, इसमें आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम जो है ये कह रहे हैं, बहुत हो गया देश में भाषण,
बहुत हो गया आश्वासन। हर चुनाव में हर नेता भाषण देता है, खूब जोरदार भाषण देता है। कोई कहेगा 2 करोड़, कोई कहेगा मुझे वोट दे दो मैं 5 करोड़। बोलियां लग रही है ना मंच से बड़े बड़े। हम जनता जो है कह रहे हैं अब हमें 1 वोट के बदले 1 रोजगार चाहिए, और वो रोजगार मुँह ज़बानी नहीं। संसद में आप रोजगार का कानून पास करिए। राइट टू वर्क कानून जो है बिना बनाए हम भरोसा नहीं करते किसी भी नेता के ऊपर, क्योंकि हमारा काम नहीं चलता है। आप तो भाषण दे के चुनाव जीत के चले जाते हैं या चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। हम लोग फिर 5 साल डिग्री सर्टिफिकेट या कोई भी बिना डिग्री सर्टिफिकेट के भी नौजवान जो है सड़कों पे धक्के खा रहा। देखिए समस्या तो बड़ी है जिस पर आप बातचीत करें, बेहद उम्दा विषय भी है। लग रहा है कि समाधान निकलेगा। हाँ बिल्कुल निकलेगा। जब हम वोटर जो है ना, हम कह रहे 1 वोट के बदले क्या, हमें 1 रोजगार का कानून चाहिए, तुम्हारा भाषण नहीं चाहिए। और कानून संसद में बनता, बिना हमारे वोटों के तुम संसद में जाओगे नहीं। हर लोकसभा में हमारी तादाद, बेरोजगारों की तादाद बहुत बड़ी तादाद है, और हम बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को, सभी दलों को कि भाई अगर आप सिर्फ भाषण देना चाहते हैं तो हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। हम कह रहे हैं कि अभी जो सदन चलने वाला है मानसून सत्र, उसमें रोजगार का कानून के ऊपर बात हो। ये नहीं कि आप हमें बोल के जाओगे कि ये पार्टी खराब है, ये नहीं दे रही, वो खराब है, ये हम तो लोग भाषण से नहीं रोजगार से पेट भरने वाला क्या कहना? लास्ट में मैं ही कहूँगा कि लोकतंत्र में जनता संप्रभु होती है। कहा जाता है जनता मालिक है, लेकिन जब मालिक को ही रोजगार नहीं है, मालिक में एक बड़ी संख्या है जो संप्रभु है, इस देश का जो वोटर है एक बड़ी संख्या। अगर आज के समय में आंकड़ा निकाले तो कम से कम 20 से 22-23 लाख लोग जो बेरोजगार हैं या वोटर हैं, या बड़ी संख्या 22-23 लाख नहीं, अगर करेक्ट नहीं हो, करोड़ 22-23 करोड़ की संख्या बेरोजगार की संख्या है, या एक बड़ी संख्या है जो बेरोजगार की संख्या है। सरकार डेटा दे, हो सकता है हम गलत हों, तो उनको चाहिए कि नहीं चाहिए? उनको लाइफ, जो आर्टिकल 21 है देश के संविधान का, वो कहता है लाइफ विद डिग्निटी। तो बिना रोजगार के क्या आप सोच सकते हैं कि लाइफ विद डिग्निटी? ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार को और देश के हर दलों को सोचने की ज़रूरत है, और इस पे कानून बनाने के लिए की बहुत सख्त से सख्त आवश्यकता है। एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, देखिए हमारे वोटों से नेता को तो रोजगार मिल जाता है, वो एमएलए बन जाता है, वो एमपी बन जाता है, उसकी सैलरी भी बढ़िया बनती है, लेकिन हम लोग ठगे रह जाते हैं, और हम लोग पुनः जो है उसी तरीके से बेरोजगार हो जाते हैं। और बेरोजगार होने की स्थिति में नौजवान नशे में जा रहा, डिप्रेशन में जा रहा, अपराध में जा रहा, और कुछ नहीं दिख रहा तो आत्महत्या कर रहा। बहुत बड़ा डेटा है एनसीआरबी का, 25,000 नौजवान पढ़ा लिखा किसान और मजदूर को छोड़ के आत्महत्या कर लिया, क्योंकि वो काम नहीं है उसके पास। काम नहीं होने की स्थिति में आत्महत्या कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग पूरे देश से नौजवानों से, बेरोजगारों से अपील कर रहे हैं कि भाषण पे नहीं, आश्वासन पे नहीं, रोजगार कानून पे वोट होगा, और रोजगार कानून के लिए आंदोलन होगा। इसी के तो लिए रोजगार कानून पर अब आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि भाषण और प्रचार प्रसार विज्ञापन में तो करोड़ों का खर्चा किया जा रहा है। इनका कहना है कि अगर ये खर्चा सही जगह किया जाए, ये डेटा के हिसाब से किया जाए, बेरोजगारों पे किया जाए, महंगाई पे किया जाए और जनता के विषयों पर किया जाए, तो शायद ये सच में अच्छे दिन लौट आएंगे, और शायद ये देश जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो अमृत काल में तब्दील हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो आंकड़े यही बता रहे हैं कि दिन ब दिन बेरोजगारी रेट बढ़ता जा रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, नेशनल दस्तक को धन्यवाद जो बेरोजगारों की आवाज़ जो है मजबूत कर रहा है। ये इस चैनल को हम लोग विशेष धन्यवाद देते हैं कि गाहे बगाहे गरीबों की, गुरबों की जो आवाज़ है नेशनल दस्तक हमेशा करता है, और आशा करते हैं कि हमारा जो 1 वोट 1 रोजगार कानून की बात है वो आप जो है मजबूती से हम आपके जनता के बीच दर्शकों ले से अपील करना चाहेंगे कि 9 तारीख को जंतर मंतर पे हमारा जनसंसद है, उसमें जरूर सहभागिता करें। धन्यवाद। 9 तारीख को, जाहिर तौर पर 9 तारीख को ये लोग एकजुट होंगे, बड़ी बैठकों की बातचीत होगी, और निष्कर्ष भी जरूर निकलेगा अगर ये सब लोग एकजुट हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।